Okay, children, let us see this law of chemical combination. Law of chemical combination किसने दिया था? दो लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, एक है लेवजर and the another person is Joseph L. Proust. Okay, Lavoisier gave this law of conservation of mass. और एक दूसरा लॉ है डेट इज़ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और कांस्टेंट प्रोपोर्शन. सो जो प्रोपोर्शनैलिटी से रिलेटेड लॉ है डेट इज़ गिवन बाय प्रूस्ट. आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, पी से प्रोपोर्शनैलिटी एंड पी से प्रूस्ट. सो प्रूस्ट गेव द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वेयर एज लेवोजर इन्होंने पहले अपना लॉ दिया था. आफ्टर हिज वर्क Proust got an idea about the law of constant proportion and that he gave. Okay, let's see what is this law of conservation of mass. Now law of conservation of mass क्या है? It is basically that अगर कोई भी दो चीज़ें react हो रही हैं, right? If two things are reacting, it will have some mass. So suppose इसका जो mass है m1 है, इसका mass m2 है, and it will form some product, right? Let's say the product is P. तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा ना उसका मास होगा m1 प्लस m2. मीन्स वॉट? द मास इज़ नॉट गोइंग टू बी अफेक्टेड, द मास इज़ गोइंग टू रिमेन सेम. जो भी रिएक्टेंट का मास है दैट इज़ गोइंग टू रिमेन सेम व्हेन द प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड. ओके, सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्व करना, कंजर्वेशन. किसका कंजर्वेशन हो रहा है? मास का कंजर्वेशन हो रहा है. कब हो रहा है? ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन. ओके, सो when during the chemical reaction the mass is conserved, means it is not destroyed, it is not no, it is not created nor it is destroyed. Matter तो as it is है. Okay, whatever the matter is, solid, liquid, gas, whatever is reacting, ठीक है, it has got some mass, right? तो वो जो मास है जब प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है केमिकल रिएक्शन के बाद भी, इफ इट रिमेन्स द सेम एंड इट एक्चुअली रिमेन्स द सेम, दैट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ये काइंड ऑफ यूनिवर्सल लॉ है. दैट इज़ व्हाट हैपन्स, है ना. जो मैटर का मास है वो कभी नहीं चेंज होता है, उसका फॉर्म चेंज हो सकता है. ओके, बट इट विल नॉट चेंज. तो व्हाट ही डिड एक्चुअली, उन्होंने क्या किया था, ऐसे एक फ्लास्क में ही took some solution. Okay, you can see in this picture what is being given. और उन्होंने इसमें एक अलग रिएक्टेंट रखा, ठीक है, इग्निशन ट्यूब में. इसमें कोई सॉल्यूशन X है, एक में सॉल्यूशन Y है, और क्या किया, इसे धीरे से टिल्ट किया ताकि ये दोनों मिक्स हो जाएं. एंड व्हेन दे मिक्स सम प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड. तो और वो प्रोडक्ट कुछ बाहर एस्केप ना हो इसलिए उन्होंने कॉर्क से उसे बंद कर दिया. ओके, ही पुट द कॉर्क ओवर हियर so that it will not, nothing should escape out. And then he took the mass. पहले उन्होंने अलग अलग मास लेके देखा, he noted that mass, and then after the reaction also he noted the mass. जब उन्होंने इसमें की चीज़ इसमें ड्रॉप आउट कर दी, ओके, फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब, इसमें जब ये चली गई, दोनों में रिएक्शन हुआ, ही सॉ द मास इज़ नॉट चेंजिंग, एंड बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन ही गिव दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. So what is law of conservation of mass? What it states, very important and very simple also to remember. Mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. अब जो इन्होंने काम किया था लेवोजर ने, इन्होंने ये भी देखा कि जब भी कोई न्यू चीज़ बन रही है, प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, उसमें जो प्रोडक्ट है वो एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में उसमें एलिमेंट्स जो हैं दिख रहे हैं. ओके, ही ऑब्जर्व दैट लाइक ईच कंपाउंड हैड द सेम एलिमेंट इन द सेम प्रोपोर्शन. जब दो चीज़ें रिएक्ट होके कुछ नया बन रहा है तो एलिमेंट्स तो सेम प्रोपोर्शन में आ रहे हैं. सो व्हाट ही सॉ, लाइक उन्होंने देखा कि जैसे मान लो कि वाटर है, ठीक है. सो इन केस ऑफ वाटर, दिस इज़ हाउ वी राइट, this is the chemical formula or molecular formula of water, right? So in this compound of water, what we saw, hydrogen का mass होता है 2, okay, and oxygen mass is 16, and I told you he was measuring the mass. When the water, like 2 hydrogen is there and 16 oxygen mass is 16, oxygen का mass is 16 and hydrogen mass is 2. So what is this proportionality was maintained whenever this water was formed. Okay, if 9 ग्राम ऑफ वाटर इज़ डिकम्पोज, अगर मान लो 9 ग्राम वाटर लेके हमने डिकम्पोज कर दिया तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन वॉज लिबरेटेड एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन वॉज ऑलवेज फॉर्म्ड. ठीक है, व्हाट इट शोज, इफ़ यू डू लाइक दिस 2 1s are 2 8s are, so 1:8 का रेशियो फॉर्म हो रहा है. सो व्हाट ही सॉ दैट अगर मान लो आपके पास 9 ग्राम वाटर है एंड यू आर डिकम्पोजिंग इट, यू आर ब्रेकिंग इट, सो ऑलवेज 1 ग्राम ऑफ what is there, 1 gram
of hydrogen and 8 gram of oxygen was seen. Okay, secondly, what he saw, he took ammonia. Okay, in ammonia, what is there? Nitrogen and hydrogen. Ammonia has these two elements. It has nitrogen as one of the element, another element is hydrogen, and there are always 3 hydrogen along with it. What he observed कि 14 ग्राम अगर नाइट्रोजन है तो उसके साथ हमेशा 3 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन इज़ देयर, राइट. सो ये प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ पे मास की मेंटेन हो रही है. अब जो ये ऑब्जर्वेशन देखा, सो दिस बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन देयर वाज अ पर्सन called Proust. Okay, his name is Proust. Oh, I'm so sorry. Okay, his name is Proust. What he did, he gave another law that was called as the law of constant proportion. Okay, what he said, that in a chemical substance the elements are always present in definite proportions by mass. Okay, so these are the two important laws of chemical combination. Okay, law of conservation of mass and law of constant proportion. Law of constant proportion was given by Proust. Now what happened, there was another problem that was faced by the scientists. अब देखते हैं क्या problem थी जो scientists ने face की. वो ये problem थी, was to give the appropriate explanation for these laws. ठीक है, इतना ज़्यादा appropriate explanation इसके लिए नहीं था. उसके लिए हमें जो सबसे स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल थिंग है, डेट इज़ द एटम, उसके बारे में कुछ पता होना चाहिए था, एंड डेट वाज नॉट नोन. सो बेस्ड ऑन दीज टू लॉज, ठीक है, कि अगर ये लॉज एप्लीकेबल हैं, इफ़ दे आर यूनिवर्सल, बेस्ड ऑन दैट देयर वाज अ पर्सन कॉल्ड जॉन डाल्टन. नो जॉन डाल्टन ने कुछ थ्योरीज पुटअप की. ओके, एंड दैट ही गेव इट एज द नेचर ऑफ मैटर. ओके, उन्होंने इसको एज अ किसी भी मैटर में जिससे कि जो कि एक एटम से बना है, तो उस एटम का क्या नेचर होगा. ओके, व्हाट विल बी, हाउ द एटम वुड बी और शुड बी. सो ही गेव दैट, एंड देयर वाज नॉट मच एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, इट वाज गिवन एज अ पोस्टुलेट्स. उन्होंने क्या दिया था, पोस्टुलेट्स दिए थे बेस्ड ऑन दिस टू लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. ठीक है, तो वो पोस्टुलेट्स क्या क्या थे, that we will see now. So what were the Dalton's atomic theory? Dalton की atomic theory क्या है? Atomic theory में it is just a theoretical part which was given. So postulates क्या क्या थे? पहला postulate था कि all the matter, जितना जो भी matter है, जो भी exist कर रहा है हमारी surrounding में, they are all made of very tiny particles called the atoms which participate in the chemical reaction. ठीक है, हर एक चीज़ जो है, मतलब जो अगर कोई चीज़ रिएक्ट हो रहा है तो उसमें जो पार्टिसिपेटिंग चीज़ है, क्या चीज़ रिएक्ट हो रही है और एक नई चीज़ बना रही है, वो है एटम. एटॉमिक लेवल पे, सबसे स्मॉलेस्ट लेवल पे जो चीज़ें रिएक्ट हो रही हैं, दैट इज़ द एटम. एटम्स आर बेसिकली रिएक्टिंग एंड गिविंग अस सम डिफरेंट प्रोडक्ट. ओके, और कोई भी मैटर है किस चीज़ का बना है, टाइनीस्ट पार्टिकल कॉल्ड द एटम. ठीक है, नाउ सेकेंड पोस्टुलेट ही गेव that these atoms are indivisible, which cannot be created, cannot be destroyed. अच्छा, इस वाले पर्टिकुलर पोस्टुलेट से क्या पता चल रहा है, इससे हम, ये है बेस्ड हमारे फर्स्ट लॉ, दैट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ठीक है, केमिकल कॉम्बिनेशन के दो लॉज हैं, एक कंजर्वेशन ऑफ मास है एंड द अनदर वन इज़ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. तो अगर हम ऐसे, ये चीज़ डाल्टन ने बताया कि वो इनडिविजिबल है, कोई चीज़ इनडिविजिबल पार्टिकल है, एटम जो एक इनडिविजिबल पार्टिकल है, और ना वो क्रिएट हो सकता है ना उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, वो एज इट इज़ प्रेजेंट है. ओके, नो केमिकल रिएक्शन कैन ब्रिंग एनी डिफरेंस इन दैट. सो बेस्ड ऑन दिस, ये जो पोस्टुलेट है बेसिकली हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन करता है. ओके, दिस इज एक्सप्लेनिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. नाउ द थर्ड पोस्टुलेट में डाल्टन ने क्या बताया कि जो एटम्स हैं, ओके, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट, वो सबके सब आइडेंटिकल होंगे और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सेम होंगी. लाइक से आपने अगर ऑक्सीजन का एटम देखा तो ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज़, मतलब जिस तरह से वो रिएक्ट करेगा, दैट इज़ गोइंग टू रिमेन सेम. ठीक है, या फिर आपने नाइट्रोजन लिया तो उसकी नाइट्रोजन की हो गई, या मैग्नीशियम है या सोडियम है. ठीक है, इन सब की जो केमिकल प्रॉपर्टी है और जो मास है, दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू रिमेन सेम. ठीक है,
Now the next one which he gave was that atoms of different elements have different masses and chemical combination. It means what? अगर एटम डिफरेंट है, लेट्स से एक नाइट्रोजन है एंड दूसरा एटम मान लो हमने ऑक्सीजन ले लिया, तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम नहीं होंगी और मासेस भी सेम नहीं होंगे. ओके, ईच ऑफ द एटम विल हैव इट्स ओन इंडिविजुअलिटी. दोनों की प्रॉपर्टीज़ अलग होंगी, रिएक्ट करने का नेचर डिफरेंट होगा, मासेस विल ऑल्सो भी डिफरेंट. नेक्स्ट पोस्टुलेट उन्होंने दिया था, डेट इज़ एटम विल कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल नंबर्स टू फॉर्म द कंपाउंड. वो जो है एक पर्टिकुलर रेशियो में कंबाइन करेंगे. ओके, एंड द रिलेटिव, तो ये जो फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी है ना, इट इज़ टेलिंग यू अबाउट, सी हियर द वर्ड रेशियो कम्स. रेशियो मीन्स व्हाट? प्रोपोर्शन. सो लेट्स से NH3 अगर कुछ बन रहा है, ठीक है, सो देयर एज आई सेड 14:3 ये मास का रेशियो होगा जो कि वो मेंटेन होगा. ठीक है, दिस विल बी मेंटेन वेन एवर द एटम्स आर कंबाइनिंग टू फॉर्म अ कंपाउंड. जब भी एटम्स लेट्स से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होंगे इन ऑर्डर टू फॉर्म अ कंपाउंड ऑफ वाटर, ठीक है, तो इनका जो रेशियो है डेट इज़ 2:16 का. ठीक है, ऑक्सीजन का मास इज 16 एंड हाइड्रोजन मास इज 2, सो दैट विल रिमेन द सेम. Okay, now the last one is the relative number and the kinds of atoms are constant in a given compound. जो रिलेटिव नंबर या काइंड ऑफ एटम है वो भी कांस्टेंट रहेंगे. अगर आप कहीं से भी आप वाटर, किसी भी फॉर्म में वाटर आप लेते हो या किसी भी सोर्स से आप वाटर लेते हो, ठीक है, लेट्स से इट इज़ फ्रॉम एनीवेयर. ओके, लेट द वाटर बी एनीवेयर. इफ़ इट इज़ अ वाटर इट विल ऑलवेज हैव हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ठीक है, और उसका केमिकल कॉम्बिनेशन कैसे होगा? 2 हाइड्रोजन के एटम होंगे, 1 ऑक्सीजन का होगा. ओके, सो लेट अस सी दिस क्वेश्चन. अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे, आपको ये बहुत सिंपली आपको क्या करना है, आपको सिंपली ऐड करना है. 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट दिया गया है एंड इट इज़ रिएक्टिंग विथ 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड. ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट का मास दिया है आपको 5.3 ग्राम, एसिटिक एसिड का मास आपको दिया गया है 6 ग्राम, और उसके बाद आपसे कहा गया है कि जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है डेट इज़ 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 0. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है 2.2 ग्राम, सोडियम एसीटेट इट इज़ गिवन एज 8.2 ग्राम और वाटर है 0.2 ग्राम. आपको ये शो करना है, व्हाट यू हैव टू शो, दैट दीज ऑब्जर्वेशन आर इन एग्रीमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एप्लीकेबल है तो आपको क्या करना है, आपको जो रिएक्टेंट्स हैं आप रिएक्टेंट्स के मासेस को ऐड करके लिख दो. ठीक है, रिएक्टेंट्स कौन से हैं हमारे? सोडियम कार्बोनेट और एसिटिक एसिड. सोडियम कार्बोनेट का मास है 5.3, उसमें आप ऐड कर दीजिए 6 को. ठीक है, 5.3 प्लस 6.0 कितना आ जाएगा आपका? आप वो वैल्यू आप लिख दीजिए, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11.3 ग्राम्स आ जाएगा. राइट. सिमिलरली अब आप प्रोडक्ट्स देख लीजिए. प्रोडक्ट्स का अगर आप ऐड करेंगे, सो व्हाट वैल्यू यू आर गेटिंग? You will get sodium acetate is how much? Sodium acetate is where it is given, sodium acetate is 8.2 ग्राम. तो आपको ऐड करना है 8.2 में आप ऐड करेंगे 0.9 वाटर का और साथ में आप ऐड करेंगे 2.2. तो देखिए आपको क्या आता है, 9, 10, 11, 12, 13, 1 कैरी अगेन यहाँ पे 3 आ जाएगा. ओके, एंड 8, 9, 10, 11, 11.3. तो इससे क्या पता चल रहा है, जो रिएक्टेंट्स का मास है और प्रोडक्ट का मास है इट इज़ द सेम. राइट, so the law of conservation of mass is proved. Yes. Now see the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दे आर कंबाइनिंग इन द रेशियो ऑफ 1:8 बाय मास टू फॉर्म द वाटर. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं किस रेशियो में? 1:8 बाय मास, है ना. अगर हाइड्रोजन 1 है तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन क्या है 1 है और ऑक्सीजन 8 है, इस रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं. तो व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट completely with 3 grams of hydrogen. ओके, अगर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन 8 है, तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कितना मास ऑफ ऑक्सीजन गैस चाहिए होगा, मतलब हाउ मच ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड. ओके, इफ़ 3 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन इज़ देयर. ठीक है, तो आप इसे कर लीजिए. आप मान लीजिए ये x है, ये आपको फाइंड आउट करना है. आपने प्रोपोर्शन का चैप्टर मैथ्स में पढ़ा होगा, दैट यू हैव टू अप्लाई. अगर ये 1 है तो ये 8 है, सो इफ़ दिस इज़ 3 तो हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम इट विल इंक्रीज. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 टाइम्स 8 3 ज़ा 24. ठीक है, 3:24 आप करोगे तो अगेन 1:8 आएगा. सो यू हैव टू सी द प्रोपोर्शनैलिटी हैज़ टू बी मेंटेन्ड. ठीक है, नाउ
या तो आप इसे x मान करें, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी आप कर सकते हैं, ऐसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू क्या होगी, x 8 × 3 24। ओके, विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज द रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमने यहीं पे देखा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कौन सा पोस्टुलेट बता रहा है, सेकंड पोस्टुलेट, वेयर इट सेज दैट एटॉमिक मास दैट एटम्स आर इनडिविजिबल, उसे ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इससे क्या पता चल रहा है कि जो मास है वो कंजर्व हो रहा है। सो सेकंड पोस्टुलेट, विच पोस्टुलेट इज टेलिंग, विच पोस्टुलेट इट इज़ द सेकंड पोस्टुलेट। जो डाल्टन ने सेकंड पॉइंट बताया है ना अपना, उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बताया गया है। एंड विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। डेफिनेट प्रोपोर्शन के बारे में कहाँ बताया गया, इस वाले लॉ में, इस वाले पॉइंट में। ओके, एटम कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म द कंपाउंड। ठीक है, एक पर्टिकुलर रेशियो में और प्रोपोर्शन में वो कंबाइन होते हैं। मीन्स ये कौन सा पोस्टुलेट है, पोस्टुलेट नंबर 5th। ठीक है, डाल्टन के 5th पॉइंट में लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बताया गया है। ओके, आई होप टिल हियर इट इज़ क्लियर। अब थोड़ा सा आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, चलो टेक केयर टिल देन। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी। ओके।